हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश मंडल, आपके एडुकेटर। आप सभी को एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पाठशाला द न्यू एरा प्लानिंग पे स्वागत करते हैं। और आज हम लोग सब मिलके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका नाम है सिलोगिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है कि नहीं? इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बोले क्योंकि एग्ज़ाम आपका प्री एग्ज़ाम हो या मेंस एग्ज़ाम हो, 4 to 5 मार्क्स का वेटेज रहता है एग्ज़ाम में। बैंकिंग या बैंकिंग रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें 4 to 5 मार्क्स का वेटेज रहता है, जो बहुत ज़्यादा होता है बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए। और कंफ्यूजिंग इसलिए बोले क्योंकि ये आप लोगों का रिव्यू होता है। आप लोगों को ये माइंडसेट मतलब क्रिएट कर देते हैं आपके दोस्त, आपके भाई बंधु लोग, कि ये चैप्टर जो है बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है, जबकि ऐसा है नहीं। कंफ्यूजिंग टॉपिक नहीं है। हम लोग थोड़ा लेट से इसलिए समझते हैं क्योंकि उसके पीछे रीज़न होता है, और सबसे पहला रीज़न होता है हम लोग का माइंडसेट। लॉजिकल टॉपिक है, सो कंसेप्चुअल है, तो ये कंफ्यूजिंग कैसे होगा? टॉपिक तो लॉजिकल टॉपिक है, मतलब लॉजिक अगर आप सही से लगाओगे तो आपको आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। तो कंफ्यूजिंग इसलिए होता है क्योंकि मेरे दोस्त, मेरे भाई बंधु लोग ये बता देते कि अरे ये चैप्टर जो है ना बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर है, हमें समझ में नहीं आया था, बहुत कोशिश किए तब जाकर समझ में आया। तो बस इतना ज़रूर कहना चाहेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप पढ़ाई अगर ऑफलाइन में कर रहे हो तो भी, और अगर आप कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कर रहे हो तो भी, प्लेटफॉर्म मैटर नहीं करते, बस आपका माइंडसेट मैटर करते हैं। जहां पर भी आप पढ़ने के लिए बैठो, वहां पर इस माइंडसेट के साथ मत बैठो कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आएगा। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट लेकर बैठोगे तो कभी भी आपको आपके टीचर समझा नहीं पाएंगे। बस आपको माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करना है। इसी माइंडसेट के साथ बैठो कि सर जो पढ़ा रहे वो हमें समझ में आ रहा है, चाहे आपको समझ में आए चाहे ना आए। देखिएगा कि धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है? तो मार्केट में एक्चुअली क्या होता है ना कि बहुत सारे टाइप के लॉजिक अवेलेबल होते हैं इस चैप्टर को लेकर, और कोई एक पर्टिकुलर जगह भी नहीं मिलता जहां से हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से सीख सके। अलग अलग लॉजिक का वीडियो देखते हैं और उसमें और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। रीज़न नहीं है और कुछ नहीं। आप अगर अपने ऊपर भरोसा नहीं रख सकते तो कम से कम मेरे ऊपर भरोसा रखिए। आप आपके सर के ऊपर भरोसा रखिए, आपके टीचर के ऊपर भरोसा रखिए, वो आपको सिखा देंगे। और हम बस इतना कह सकते हैं कि हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं, हम आपको सिलोगिज्म सिखा के ही छोड़ेंगे। बस भरोसा रखिए और आगे बढ़िए। क्योंकि देखिए, इससे पहले भी हम कई स्टूडेंट्स को हम सिलोगिज्म पढ़ाए, सिखाए हैं, तो आपको भी सिखा देंगे। मुझे मेरे ऊपर पूरा भरोसा है, बस आप अपने ऊपर भरोसा रखिए और मेरे साथ आगे बढ़िए इसी माइंडसेट के साथ। क्लियर? तो चलिए, पहला जो काम है वो तो बता दिए कि क्या करना होगा। चैप्टर को पढ़ने से पहले ये चीज़ें आपको चेंज करना होगा, चेंज कर लीजिए, और उसके बाद चलिए सब मिलके इस चैप्टर को क्लियर करते हैं। और हमें तो यही लगता है कि हम लोग अगर सब मिलके अगर कोई भी चीज़ अगर क्लियर करना चाहेंगे तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते। ये तो बस एक चैप्टर ही है जिसे हम लोग को क्लियर करना है, तो हम लोग कर लेंगे, है कि नहीं? बस जितना समझा रहे हैं, जितना बता रहे हैं, उससे आप समझते जाइए। उससे ज़्यादा भी आपको नहीं समझना है और उससे कम भी आपको नहीं समझना है। जितना बता रहे उतना आप समझते जाइए। वीडियो देखते देखते ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में अराइज होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर आप क्लास में भी रहते हो तो भी आपके मन में होता है ना कि मतलब पढ़ते पढ़ते ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके मन में अराइज होता है। तो यहाँ पर भी होगा, फैक्ट है, यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर क्या है कि ऑफलाइन पे हम लोग डायरेक्ट टीचर को पूछ लेते हैं कि सर यहाँ पर ये चीज़ एक बार बता दीजिए कि यहाँ पर ये चीज़ आप क्यों बोले। यहाँ पर आप वीडियो देखते देखते ये चीज़ तो नहीं कर पाएंगे तुरंत में, बट एक काम जरूर कर सकते हो कि वीडियो देखते देखते जो भी क्वेश्चंस आपके मन में अराइज हो रहा है तो उसे आप कॉपी पर नोट डाउन करते जाइए। देखिएगा कि समय आने पर आपको वो जवाब, उस क्वेश्चंस का जवाब आपको मिल जाएगा। जो भी क्वेश्चंस आपके मन में अराइज होगा उसका जवाब आपको मिल जाएगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि आप जो भी हम एक्सप्लेन करेंगे उसके बाद भी आपके मन में क्या क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं वो हम समझ सकते हैं। तो बस आप भी उतना ही करिए कि क्वेश्चंस मतलब जो भी अराइज हो रहा है उसे आप नोट डाउन करते जाइए, कि देखिएगा कि धीरे धीरे आपको उस क्वेश्चंस का जवाब आपको समय आने पर मिल जाएगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। बस एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़िए,
और वीडियो को एकदम एंड तक अच्छे से देखिए। जो भी एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं उस एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझते जाइए। जो भी चीजें बता रहे उसे आप प्रॉपरली नोट डाउन करके अच्छे से समझते जाइए। देखिएगा कि पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा, और पूरा चैप्टर हम आपका क्लियर करके ही छोड़ेंगे। बस एक बार भरोसा रख के आप आगे बढ़ के तो देखिए, है कि नहीं। गर्लफ्रेंड के ऊपर इतना भरोसा रख सकते हो तो एक टीचर के ऊपर भरोसा नहीं रख सकते। रख के ही आगे बढ़ के देखो। गर्लफ्रेंड फिर भी आपको धोखा दे सकते हैं, टीचर आपको धोखा नहीं देगा। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, वीडियो को एंड तक अच्छे से देखो और जो भी एक्सप्लेनेशन है उसे आप समझने की कोशिश करो। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, तो कमेंट सेक्शन पे आप बताओ आपको वीडियो कैसा लगा, वो आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। कोई भी अगर क्वेश्चन अराइज होगा तो भी आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो, उसका जवाब हम देंगे, बिल्कुल देंगे। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके दोस्त, आपके भाई बंधु अगर कोई भी हैं जो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, अगर आपको लगता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने से या इस चैनल के कंटेंट से आपको या आपके दोस्त को हेल्प मिल सकता है, तो बिल्कुल आप उसे इस चैनल के बारे में बताइए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और सिलोगिज्म्स को अच्छे से समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। एक काम तो हम लोग को हो चुका है, बस हम ये मान ही लेते कि हम लोग अभी जो वीडियो देखना स्टार्ट किए एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम ये मान चुके हैं, अब इसी के साथ ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब बताते दूसरा रीज़न, इस चैप्टर को समझने में इतना दिक्कत क्यों होता है। अब आते दूसरे रीज़न पे। दूसरा रीज़न ये है कि ये थोड़ा सा इमेजिनरी होता है। लॉजिक को अच्छे से समझते जाइए। इमेजिनरी होता है ये चैप्टर। जो चीज़ें हम लोग डायरेक्ट खुद के साथ रिलेट नहीं कर पाते, उस चीज़ों को समझने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है हम लोग का। जैसे देखिएगा कि रीजनिंग में और भी बहुत सारे चैप्टर होते हैं। डायरेक्शन डिस्टेंस करके एक टॉपिक है, ब्लड रिलेशन करके एक टॉपिक है। ये सब चैप्टर हम लोग बहुत जल्दी समझ लेते हैं। इसके पीछे रीज़न जानते हो क्या है? रीज़न यही है कि डायरेक्शन डिस्टेंस अगर मान लो चैप्टर है तो वहाँ पर लेफ्ट टर्न लेना होता है, राइट टर्न लेना होता है। 5 किलोमीटर जाओ, 10 किलोमीटर जाओ। अब यहाँ पर जाएगा कौन? लेफ्ट टर्न या राइट टर्न लेगा कौन? हम खुद लेंगे। तो जब हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, खुद के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चंस को रिलेट कर लेते हैं। इसीलिए चैप्टर को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। लेफ्ट टर्न लेना होगा तो हम खुद लेंगे, तो हम अगर खुद लेफ्ट टर्न लेंगे तो मेरा डायरेक्शन क्या होगा क्या नहीं होगा उसे हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। चैप्टर है ब्लड रिलेशन, रिश्तेदारी। तो रिश्तेदार हम लोग के मतलब मेरे भी है रिश्तेदार, तो हम खुद के साथ जब क्वेश्चंस को रिलेट करते तो हम भी रिश्तेदार क्या है, किसको क्या बोलना है वो हम रिलेट कर लेते हैं। इससे जल्दी जल्दी आंसर भी आ जाता है। तो बाकी जितने भी चैप्टर्स होते हैं उसके साथ हम लोग डायरेक्टली रिलेट कर पाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है ना कि जो क्वेश्चन में दिया जाता है उसे हम लोग प्रैक्टिकली मतलब इन जनरल रियल लाइफ में हम उसे रिलेट नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, सम कैट्स एंड डॉग्स। अब बताओ रियल लाइफ में कैट और डॉग अलग अलग चीज होती है। बिल्ली और कुत्ते के बीच क्या सिमिलरिटीज है? दोनों एक कैसे हो सकता है? हम कैसे मान लें? यहां पर बोला जा रहा है कि कुछ बिल्ली जो है ना वो कुत्ते हैं। अब कुछ बिल्ली कुत्ते ये आप कैसे मान लोगे? रियल लाइफ में इसका जो एग्जिस्टेंस है उसके साथ आप मतलब रिलेट कर ही नहीं पाओगे। मतलब ऐसी चीजों को आपको सही मानने के लिए बोला जा रहा है जो आप रियल लाइफ में सही नहीं मान सकते। प्रॉब्लम यहां पर आ जाता है, इसीलिए दिक्कत होता है इस चैप्टर को थोड़ा सा समझने में, और कोई रीजन नहीं है। बट तरीके हैं समझने के लिए, और भी बहुत सारे तरीके। हम लोग बस तरीका अप्लाई करना है और समझना है। ठीक। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में बहुत सारे लॉजिक अवेलेबल होते हैं। अगर आप सिलोगिज्म्स का वीडियो देखने जाओगे ना तो मार्केट में बहुत सारे मेथड आपको देखने को मिलेगा। और ऑब्वियस बात है जो जिस तरीके से समझते हैं वो उसी तरीके से ही समझाएंगे। मुझे लॉजिकल वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करना आता है तो हम आपको लॉजिकल वेन डायग्राम के थ्रू ही समझाएंगे। बट मार्केट में देखिएगा कि पॉजिटिव नेगेटिव मेथड से भी सॉल्व किया जाता है सिलोगिज्म्स के क्वेश्चंस, परसेंटेज मेथड से भी सॉल्व किया जाता है बहुत सारी मेथड। बट बाकी मेथड में मुझे लगता है कि बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं।
अभी के समय का जो क्वेश्चन है ना, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर आप चैप्टर को अच्छे से नहीं समझे हो, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो आप वहां पर लॉजिक अप्लाई नहीं कर पाओगे। स्पेसिफिक मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना नामुमकिन है। आपको खुद से बहुत सारी चीजों को समझना होगा, तभी आप उस चैप्टर के क्वेश्चंस एकदम प्रॉपरली, एकदम सही से सॉल्व कर पाओगे। तो बाकी जो मेथड है ना, उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स है। सब टाइप के क्वेश्चंस उस मेथड से सॉल्व नहीं किया जाता है, नहीं कर सकते आप। आपका एक्यूरेसी उतना नहीं रहेगा। 5 क्वेश्चन में हो सकता है कि 4 क्वेश्चन आपका सही हो जाए, 1 क्वेश्चन गलत हो जाए। बट मेरा क्वेश्चन है कि 1 क्वेश्चन भी गलत क्यों होगा? मेरे अंदर कम से कम इतना ताकत आ जाना चाहिए, इतना कंसेप्ट आ जाना चाहिए कि कहां पर गलत, अगर कोई एक्सप्लेनेशन भी दे देगा तो भी हम उसे समझ लेंगे। हम चाहते हैं कि अगर पढ़ना है तो इस तरीके से पढ़ो। कोई अगर गलत एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है तो आप उसे भी जज कर सको, नहीं आप ये बता सको कि नहीं ये सर यहां पर गलत दिया हुआ है, मुझे नहीं लगता कि यहां पर एक्सप्लेनेशन सही दिया हुआ है। तो जब आप अच्छे से सीखोगे, जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, तभी आप ये चीज कर पाओगे। तो मुझे लगता है कि इस चैप्टर को क्लियर करने के लिए सबसे अच्छा मेथड जो है वो है लॉजिकल वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करना इस क्वेश्चन को। लॉजिकल वेन डायग्राम, ठीक। दूसरा, हम इससे पहले आप लोगों को इनइक्वलिटी पढ़ाए हैं, और पढ़ाने के पीछे मेरा रीजन नहीं था कि इस चैप्टर के बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो हम इनइक्वलिटी के थ्रू समझाएंगे आपको, क्योंकि मुझे इनइक्वलिटी और सिलोगिज्म में बहुत सिमिलरिटी दिखाई देता है। और ये चीज़ हम आप लोगों को डिस्कशन भी किए हैं जब हम इनइक्वलिटी पढ़ाए थे। इनइक्वलिटी और यहाँ पर अगर मान लो हम सिलोगिज्म्स को लेते हैं, तो क्वेश्चन से हम लोग बाकी फैमिलियर है, ऐसा नहीं कि हम लोग क्वेश्चंस के बारे में हम लोग को नहीं पता। इधर हम सिलोगिज्म्स को लिखते हैं और यहाँ पर हम इनइक्वलिटी को लिखते हैं। दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। सबसे पहला सिमिलरिटी तो कि क्वेश्चन टाइप, जब क्वेश्चन टाइप ही सेम है, क्वेश्चन टाइप ही जब सेम है तो उसका एक्सप्लेनेशन भी सेम ही होगा। टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी जो इनइक्वलिटी में है वो सिलोगिज्म में भी है। इनइक्वलिटी में भी स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया जाता है, यहाँ पर भी स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया जाता है। अब बताओ, अगर हम इनइक्वलिटी में स्टेटमेंट का मतलब अगर हम ये बताए हैं कि स्टेटमेंट का मतलब होता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना रिगार्डिंग द ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट्स के बीच क्या रिलेशन और क्या रिस्ट्रिक्शंस डिफाइन होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट से डिफाइन होता है, स्टेटमेंट के द्वारा डिफाइन होता है। तो क्या हम सिलोगिज्म में अलग एक्सप्लेनेशन देंगे? नहीं देंगे। यहां पर भी एक्सप्लेनेशन सेम ही होगा, यहां पर भी स्टेटमेंट का काम वही होता है। तो डिफरेंस भी कुछ कुछ है बट सिमिलरिटीज बहुत है। तो वही सब चीज डिस्कशन करते करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। चैप्टर अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस तो है ही, इसलिए सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा और कुछ नहीं। एक्सप्लेनेशंस या बहुत सारे ऐसे लॉजिक होंगे जो हम लोग इनइक्वलिटी के तरह ही लेंगे। तो एक एक करके आगे बढ़ते हैं। पहले सिमिलरिटीज बता देते, क्या डिफरेंसेस थोड़ा बहुत बता देते, फिर हम लोग चैप्टर में धीरे धीरे आएंगे कि हम लोग को क्या करना होगा, क्या करने जा रहे हैं हम लोग, उसके लिए क्या क्या चीज़ सीखना होगा। देखो, लड़ाई करने से पहले आपको हथियार जो है ना वो प्रॉपरली आपको अरेंज करके रखना होगा। किसके साथ आप लड़ाई करने जा रहे हो, उसके साथ लड़ाई करने के लिए क्या क्या हथियार आपको रखना होगा, ये चीज़ें आपको प्रॉपरली अरेंज करके रखना होगा। आप अगर ऐसे सोचोगे कि नहीं पहले लड़ाई करने चले गए, उसके बाद आप देख रहे हो कि नहीं हम तो लाठी लेके आ गए और वो लोग बंदूक ताक के खड़े हैं, वहाँ पे जाके डिसाइड करेंगे कि नहीं हमें बंदूक मतलब लेके आना चाहिए था। जब तक आप डिसाइड करेंगे वो डिसाइड कर लेगा कि वो आपके साथ क्या करेंगे। तो इसीलिए पहले तैयार रहो, ठीक। तो देखिए, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब होता है कि स्टेटमेंट इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं। स्टेटमेंट का काम है इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करना। क्या इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं? रिलेशन, नोट डाउन आप लोग भी करते जाइए, रिलेशन एंड रेस्ट्रिक्शन। रिलेशन भी डिफाइन कर सकते या तो रेस्ट्रिक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, बिटवीन टू और मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स। जस्टिफाइड दोनों में है। इनइक्वलिटी में तो आप लोग देखे ही है कि मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स के बीच भी रिलेशन और रेस्ट्रिक्शन डिफाइन होता है। सिलोगिज्म में भी होता है, बट इन जनरल बेसिकली क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच ही रिलेशन और रेस्ट्रिक्शन डिफाइन होता है, ठीक। जनरली दो ऑब्जेक्ट के बीच होता है, सम ए इज बी। बट अगर हम लोग
मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स के बीच अगर रिलेशन रेस्ट्रिक्शन को डिफाइन करना चाहेंगे तो स्टेटमेंट के द्वारा कर सकते हैं, बट करते नहीं है, अलग बात है। जैसे अगर हम बोलेंगे कि सम ए इज बी एज वेल एज सी, इससे क्या हो गया ना कि मोर देन टू ऑब्जेक्ट के बीच डिफाइन हो जाता है रिलेशन, बट इन जनरल सिलोगिज्म में दो ही ऑब्जेक्ट देते हैं, सम ए इज बी, ऑल ए इज बी, नो ए इज बी, सम ए आर नॉट बी, इस तरीके से दो ऑब्जेक्ट के बीच ही रिलेशन और रेस्ट्रिक्शन डिफाइन होता है। अब रिलेशन का मतलब है ऑब्वियसली पॉजिटिव स्टेटमेंट होना चाहिए और रेस्ट्रिक्शन का मतलब है नेगेटिव स्टेटमेंट। तो यहां पर भी ऐसे अवेलेबल हैं। कंक्लूजन भी यहां पर दो ही देते हैं, इनइक्वलिटी की तरह यहां पर भी स्टैंडर्ड जो बैंकिंग के ऑप्शंस होते हैं वो दो कंक्लूजन से ही क्रिएट किया जाता है, तो यहां पर भी कंक्लूजन दो देंगे, यहां पर भी कंक्लूजन दो देंगे, क्योंकि बैंकिंग के स्टैंडर्ड ऑप्शंस जो होता है, हम नॉर्मल क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, इन जनरल जो क्वेश्चंस जनरली पूछते हैं एग्जाम में उसमें दो ही कंक्लूजन्स होते हैं, क्योंकि दो कंक्लूजन से बैंकिंग में स्टैंडर्ड ऑप्शंस क्रिएट किया जाता है। ओनली वन फॉलो, ओनली टू फॉलो, आइदर और, नाइदर नॉर, एंड बोथ, यही 5 ऑप्शंस होता है बैंकिंग में। तो यहां पर भी देगा। तो हम लोग क्या करते थे, कंक्लूजन्स में जो दिया हुआ है, कंक्लूजन में जो ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशन और रेस्ट्रिक्शंस के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, उसका जवाब हम लोग स्टेटमेंट से देंगे, स्टेटमेंट में दिए हुए इंफॉर्मेशन के बेसिस पर देंगे। सिलोगिज्म्स में क्या अलग होगा? नहीं, सिलोगिज्म्स में भी वही चीज करेंगे। तो डिफरेंस क्या है? यहां पर एक छोटा सा डिफरेंस है। यहां पर हम लोग डायरेक्ट कंक्लूजन में जो रिलेशंस और रेस्ट्रिक्शन बारे में पूछते हैं वो स्टेटमेंट में डायरेक्ट देख के सॉल्व कर देते हैं, यहां पर करेंगे, बट एक डिफरेंस ये है कि यहां पर हम लोग डायग्राम के थ्रू करेंगे, बिना डायग्राम बना के नहीं करेंगे। और जिस डायग्राम के थ्रू हम लोग करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम। क्लियर टू एवरीवन? लॉजिकल वेन डायग्राम। अब आपको बताते हैं कि लॉजिकल वेन डायग्राम क्या होता है। बेसिकली ये लॉजिकल वेन डायग्राम वर्ड नहीं, मतलब वर्ड होता है लॉजिकल डायग्राम। जो डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे वो एक लॉजिकल डायग्राम होगा। लॉजिकल डायग्राम मतलब ऐसे डायग्राम जिसे हम लोग लॉजिकली क्रिएट करेंगे, जिससे हम लोग लॉजिक निकाल भी सकते हैं और लॉजिकली उसे ड्रॉ भी करेंगे। वो डायग्राम बिना लॉजिक के नहीं होगा, क्योंकि वो डायग्राम जो हम लोग ड्रॉ करेंगे वो हम लोग ड्रॉ करेंगे कहां से? स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसी इंफॉर्मेशंस को ही हम लोग लॉजिकल डायग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब ये समझ लीजिए कि स्टेटमेंट में आपको अगर सम ए इज बी लिखा हुआ है तो ये हो गया एक वॉवल फॉर्म, ये वर्बली दिया हुआ है, और इसे आप लोग डायग्रामिकली रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो। सेम चीज जो आपको वो वर्बली बोल रहे हैं उसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं? डायग्रामिकली रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। मतलब है वही, स्टेटमेंट आपको जितना इंफॉर्मेशन देगा उतना ही हम लोग डायग्रामिकली ड्रॉ भी करेंगे। आए बात समझ में? कुछ नहीं, स्टेटमेंट में दिए हुए इंफॉर्मेशन वर्बली फॉर्मेट में है, उसे ही हम लोग डायग्रामिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे। मतलब स्टेटमेंट में जो भी चीज दिया हुआ है उसी को ही हम लोग डायग्रामिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उससे ज्यादा भी नहीं करेंगे, उससे कम भी नहीं करेंगे। मतलब स्टेटमेंट से जो डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं उसे हम लोग एक्चुअल में डेफिनेट डायग्राम कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? डेफिनेट डायग्राम कहते हैं। मतलब स्टेटमेंट में दिए हुए इंफॉर्मेशन को हम लोग डायग्रामिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और जो डायग्राम हम लोग स्टेटमेंट के थ्रू बनाते हैं उसे हम लोग डेफिनेट डायग्राम कहते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? यहां पर आपके मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा है, वो ये है कि सर इसे आप डेफिनेट डायग्राम क्यों कह रहे हो, इसे आप डेफिनेट क्यों बोल रहे हो? इसके पीछे रीजन ही होता है कि जो डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं ना, वो डायग्राम आपका मिनिमम एरर का डायग्राम होता है। मिनिमम एरर मीन्स आपको कोई भी चीज एक्स्ट्रा ड्रॉ नहीं करना है। स्टेटमेंट आपको जितना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं आप डायग्रामिकली उतना ही रिप्रेजेंटेशन करोगे, उससे आपको ज्यादा भी नहीं करना है, उससे कम भी नहीं करना है। देखो कुछ चीजें आपको स्टेटमेंट में ड्रॉ करने के लिए बोला गया है, आप किए, बट ऐसे भी बहुत सारे सिचुएशंस क्रिएट होता है कि जब आप कुछ ड्रॉ करते हो
तब ऑटोमेटिकली कुछ चीजें ड्रॉ हो जाता है। वो आपका गलती नहीं है, वो धीरे धीरे आप समझ जाओगे, जब ये टाइम आएगा तब हम आपको समझा देंगे। बट इतना अभी समझ के रखिए कि स्टेटमेंट में जो बताया गया उतना ही हम लोग ड्रॉ करेंगे डायग्राम पे। और स्टेटमेंट डेफिनेट होता है। यहां पर अगर आपको कोई भी चीज सही मानना है तो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट को ही आप सही मान सकते हो। स्टेटमेंट को सही मानना, स्टेटमेंट में दिए हुए इंफॉर्मेशन को सही मानना है। तो स्टेटमेंट अगर सही है, स्टेटमेंट में दिए हुए इंफॉर्मेशन अगर सही है, डेफिनेट है, तो उससे रिलेट करके जो डायग्राम आप बना रहे हो तो वो भी डेफिनेट ही होगा, उसमें उतना ही प्रेजेंट होगा जितना स्टेटमेंट में बताया गया है। अब समझ में आ रहा है कि डेफिनेट डायग्राम क्यों है? क्योंकि स्टेटमेंट पे अगर बोला गया है तो उसे आपको सही मानना है। तो स्टेटमेंट में जो भी चीज बोला जा रहा है वो तो आप डायग्रामिकली ड्रॉ कर रहे हो, उतना ही आप डायग्रामिकली ड्रॉ करें, तो डायग्राम में जो भी चीजें प्रेजेंट होगा वो डेफिनेट होगा। सीधी सी बात है। अगर डायग्राम में प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो डेफिनेट है। क्यों? क्योंकि वो स्टेटमेंट से ही हम लोग ड्रॉ किए हैं। अब आया बात समझ में, क्यों इसे हम डेफिनेट डायग्राम बोल रहे हैं। बट और एक डायग्राम इस चैप्टर में होता है, और एक डायग्राम हम लोग को ड्रॉ करना होता है। एक्चुअली हम लोग ड्रॉ नहीं करते हैं, वो हम लोग बाद में समझ जाएंगे। बस अभी इतना समझ के रखिए कि उसे हम लोग पॉसिबल डायग्राम कहते हैं। क्या हम लोग बना सकते हैं, जबकि हम लोग पॉसिबल डायग्राम हम लोग बनाते नहीं हैं। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते तब पॉसिबल डायग्राम कोई डायग्राम नहीं होता, इसे हम लोग बनाकर चेक नहीं करते। ये तो सिर्फ हम लोग का थॉट्स होता है। पॉसिबल डायग्राम का मतलब है जस्ट थॉट्स। क्या आप सोच रहे हो यहां पर हम बना सकते हैं या नहीं, बस उतना ही। उसे बनाकर चेक करने की आवश्यकता नहीं होता है। सो अगर यहां पर डायग्राम बनाने की आवश्यकता तो सिर्फ एक ही डायग्राम बनाने की आवश्यकता, वो है स्टेटमेंट से डायग्राम। बस ये करना होगा जो हम लोग इनइक्वालिटी में नहीं करते थे। तो स्टेटमेंट के थ्रू पहले हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे और उसी डायग्राम में हम लोग कंक्लूजन को चेक करेंगे और आंसर निकालेंगे। ये है, हो गया हम लोग का काम। स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन देगा उस इंफॉर्मेशन को आपको पहले डायग्राम के रिप्रेजेंटेशन करना होगा, और उसी डायग्राम में जो कंक्लूजन आपको दिया जाएगा उस कंक्लूजन को उसी डायग्राम में चेक करेंगे और हम लोग आंसर निकालेंगे। ये काम है, बस इतना करना है हम लोग को। क्लियर टू एवरीवन? यहां तक कोई कंफ्यूजन आई थिंक नहीं होना चाहिए। जो भी क्वेश्चंस अराइज होने वाला था वो उसका जवाब भी आपको मिल गया कि सर डेफिनेट डायग्राम क्या होता है। हाँ, पॉसिबल डायग्राम अभी यहाँ का पार्ट नहीं है, तो इसे हम लोग अभी नहीं समझेंगे। जब पॉसिबल डायग्राम हम लोग को समझना होगा, जब समझाने की आवश्यकता होगा तब हम आपको समझा देंगे। बस अभी इतना ही काम, और पहले हम लोग को ये काम करना है, ये चीज सीखना है कि स्टेटमेंट क्या होता है, उस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है, और उससे रिलेट करके हम लोग डायग्राम कैसे बनाएंगे। बस इतना ही। क्लियर? ऑब्जेक्ट के बीच लॉजिकल डायग्राम होगा, तो सबसे पहले ये तो जानना होगा कि आप एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए बोले कि सम ए इज बी, इस स्टेटमेंट से वर्बली आपको क्या समझ में आ रहा है कि ए का थोड़ा सा पार्ट बी होगा। आपको ये स्टेटमेंट, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि ए का थोड़ा सा पार्ट बी होगा, तो ए का थोड़ा सा पार्ट बी होगा। ये चीजें आपको ड्रॉ करने के लिए ए ड्रॉ करना होगा ना। ए यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो एक ऑब्जेक्ट को आप कैसे डिफाइन करोगे? लॉजिकल डायग्राम में आप कैसे रिप्रेजेंटेशन करोगे एक ऑब्जेक्ट को? बस ये समझ लो कि कोई भी कॉवर्ड ज्योमेट्रिकल फिगर से, क्या बोले हम, कोई भी कॉवर्ड ज्योमेट्रिकल फिगर से, कोई भी कॉवर्ड ज्योमेट्रिकल फिगर से हम लोग एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। कोई भी कॉवर्ड ज्योमेट्रिकल फिगर वो हो सकता है, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो ट्राइंगल हो। हम एक ट्राइंगल के थ्रू भी हम एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। हम एक सर्कल के थ्रू भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे मतलब यहाँ पर जो ज्योमेट्रिकल फिगर है सब के सब कॉवर्ड ज्योमेट्रिकल फिगर है। हम रेक्टेंगल के थ्रू भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके उसका नाम ए दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे डिफाइन जस्टिफाइड है, सब सही है। बट हम लोग सर्कल के थ्रू करते हैं, इसके पीछे रीजन ही होता है क्योंकि ड्रॉ करना इजी रहता है। हम लोग बहुत जल्दी ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए हम लोग सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसलिए हम यहां पर बस एक चीज बोलना चाहेंगे कि सर्कल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम फिर से रिपीट करते हैं, सर्कल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड लॉजिकल डायग्राम। सर्कल के थ्रू आप एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर दीजिए, वही हो गया आपका लॉजिकल डायग्राम। अब जो भी लॉजिक, जितना आपको रिलेशन, जितना रेस्ट्रिक्शन डिफाइन करने के लिए बोलेंगे उतना करेंगे।
तो हम लोग को सबसे पहले जो सीखना है वो ये है कि स्टेटमेंट के थ्रू स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है और उस स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग डेफिनेट डायग्राम जो ड्रॉ करेंगे वो डेफिनेट डायग्राम क्या होगा। तो स्टेटमेंट के थ्रू डेफिनेट डायग्राम हम लोग बनाना सीखेंगे। अभी आया बात समझ में? अभी हम लोग का पहला काम यही है। और जो भी स्टेटमेंट को लेकर हम लोग अभी आज के सेशन में डिस्कशन करेंगे वो सब बेसिक स्टेटमेंट होगा जो इन जनरल मार्केट में अभी मिलता है, जो बेसिक होता है। बेसिक 4 होता है, उसमें से 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सम ए इज बी एंड ऑल ए इज बी, और 2 ऐसे नेगेटिव स्टेटमेंट है, सम ए आर नॉट बी, नो ए इज बी। ये 4 स्टेटमेंट के बारे में हम लोग सीखेंगे। 4 स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है और उससे रिलेट करके हम लोग उसका डेफिनेट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्लियर? बस इतना ही होगा आज के सेशन में। तो चलिए आगे बढ़ें। स्टेटमेंट और स्टेटमेंट के थ्रू डेफिनेट डायग्राम। तो ये जो स्लाइड है ये आपका लॉजिकल डायग्राम ऑफ सब बेसिक स्टेटमेंट, इसी से हम लोग आज का पढ़ाई जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो एक तरफ है स्टेटमेंट, एक तरफ डेफिनेट डायग्राम। बस अभी आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। पहले जो टाइटल लिखे उस टाइटल को नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पर। एक तरफ लिखिए स्टेटमेंट, एक तरफ लिखिए डेफिनेट डायग्राम, और सम ए इज बी तक लिखिए। उसके बाद हम जब भी एक्सप्लेन करते जाएंगे, एक्सप्लेन करते समय एक एक करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, देखिए 4 स्टेटमेंट हम यहाँ पर लिखे हैं। ये 4 स्टेटमेंट बेसिक स्टेटमेंट होते हैं। मार्केट में और भी बहुत सारे स्टेटमेंट अवेलेबल हैं, आते हैं, अभी ट्रेंड में हैं, जैसे कि ओनली ए इज बी, ओनली अ फ्यू ए इज बी, बट उसके बारे में हम लोग बाद में सीखेंगे, क्योंकि रूट या बेस यही 4 स्टेटमेंट होता है। बाकी जितने भी स्टेटमेंट मार्केट में अवेलेबल होते हैं सबका बेस या रूट यही 4 होते हैं। मतलब सबका जो मीनिंग होता है वो यही 4 से ही एस्टेब्लिश किया जाता है। तो ये 4 एकदम बेसिक स्टेटमेंट होते हैं। तो इसके बारे में पहले हम लोग सीखेंगे, उसके बाद आगे आगे स्पेशल स्टेटमेंट के बारे में भी हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए सम ए इज बी, अगर ये स्टेटमेंट है तो इस स्टेटमेंट से हम लोग को क्या पता चल रहा है? वर्बली जो मीनिंग है पहले उसे समझने की कोशिश करो। हमें बोला जा रहा है कि ए का थोड़ा सा पार्ट बी होगा। अब ए का थोड़ा सा पार्ट बी होगा, ये ड्रॉ करने के लिए मुझे सबसे पहले ए ड्रॉ करना होगा। और हम क्या बोले कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसे आप सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंटेशन करिए। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए को रिप्रेजेंट करेंगे। एक सर्कल बना दिया और उसके अंदर ए लिख दिए, हो गया ए रिप्रेजेंटेशन। ए को रिप्रेजेंट कर दिए। अब सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंटेशन करने का मतलब क्या है, ए को एक स्पेसिफिक एरिया मिल गया। अगर आप एक सर्कल का नाम अगर ए दे रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल का क्या है, एक कॉवर्ड जियोमेट्रिकल फिगर होने के कारण इसका एक स्पेसिफिक एरिया होगा। और स्पेसिफिक एरिया का नाम अगर आप ए दे रहे हो तो इसका मतलब इस एरिया के अंदर जो भी पार्ट है उसे आपको ए ही मानना है। सारा का सारा पार्ट जो वो ए ही है। अब आपको बोला जा रहा है कि ए का थोड़ा सा पार्ट, ये सर्कल के अंदर जो भी पार्ट है वो पूरा का पूरा ए का ही पार्ट है, उसमें से आपको थोड़ा सा पार्ट बी ये मानना है। ए का थोड़ा सा पार्ट बी हो गया, इसका मतलब क्या है, ए का थोड़ा सा पार्ट बी है ऐसा आपको मानना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट पर आपको बोला जा रहा है। मतलब देखिए ये जो एरिया है, ए का ये जो एरिया जिसे हम शेड कर रहे हैं, ये जो एरिया है ये एक्चुअल में क्या है, ए का एरिया है जो आपको बी मानना है। ए का ये जो पार्ट है वो आपको बी मानना है। बस स्टेटमेंट इतना ही इंफॉर्मेशन आपको दिए हैं। और हम आपको क्या बोले, स्टेटमेंट आपको जितना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा उतना ही आप डेफिनेट मान सकते हो। बात ध्यान से सुनिए, आपको बस इतना कहा गया कि ए का ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा पार्ट बी होगा, ये कंफर्म है। आप बस इतना ही इंफॉर्मेशन कंफर्म मान सकते हो। बाकी पार्ट के बारे में आपके पास डेफिनेट आंसर नहीं होगा। जैसे कि अगर हम आपसे पूछे कि ए का ये जो बाकी का पार्ट है, देखिए थोड़ा सा पार्ट बी है ठीक है, बट उसको छोड़कर भी तो ए का पार्ट है और भी, तो ए का बाकी का जो पार्ट है, अगर आपसे पूछा जाए कि ए का जो बाकी का पार्ट है क्या ये बी है, तो आपका जवाब बस अभी इतना ही होगा कि मुझे नहीं पता। हम इसके बारे में कोई डेफिनेट कमेंट नहीं कर सकते कि ए का ये जो बाकी का पार्ट है ये बी होगा कि नहीं, इसके बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते। हम ये भी नहीं कह सकते कि हाँ होगा ही, हम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं होगा।
डेफिनेट आंसर देना, मतलब डिटर्मिनेशंस के साथ आंसर देना, ये हम नहीं कर पाएंगे यहां पर। इसके पीछे रीजन नहीं है क्योंकि उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट पर नहीं दिया है। स्टेटमेंट हमें जितना इंफॉर्मेशन दे, उस स्टेटमेंट में दिए हुए इंफॉर्मेशन के बेसिस पर बस हम इतना ही कह सकते हैं कि ए का ये जो पार्ट है ये बी होगा, ये कंफर्म है, या हम दावे के साथ कह सकते हैं। आया बात समझ में? तो ए का कितना पार्ट बी होगा, कितना पार्ट बी होगा, ए और बी के बीच कितना रिलेशन है। देखो हम क्या बोल रहे हैं, कितना रिलेशन है ए और बी के बीच, ये इंफॉर्मेशन आपको स्टेटमेंट के द्वारा मिल रहा है। कितना, ए का थोड़ा सा पार्ट बी होगा। ए और बी के बीच कितना रिलेशन है, थोड़ा सा रिलेशन है। तो जब स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तब वो डिफाइन करते हैं, दो ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशन को डिफाइन करते हैं। यहां पर सम ए इज बी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है एंड दैट्स वाई दोनों के बीच वो रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। ए और बी के बीच कितना रिलेशन है, थोड़ा सा रिलेशन है। आगे बढ़ते हैं। ऑल ए इज बी, पूरा ए, टोटल ए, ऑल मतलब पूरा, टोटल, पूरा का पूरा ए जो है वो बी है। तो पहले हम क्या किए, ए ड्रॉ किए। अब ए का पूरा पार्ट बी होगा, तो ए का पूरा पार्ट आप बी कर दिए, मतलब बी के अंदर लेकर आ गए। देखिए यहां पर जो भी हम डिफाइन कर रहे हैं डायग्रामिकली जो भी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, देखिए कि उसमें हम उतना ही ड्रॉ कर रहे हैं जितना हमें स्टेटमेंट पर बोला जा रहा है। हमें बोला गया कि ए का पूरा पार्ट बी होगा, हमने तो वही किए, ए का पूरा पार्ट बी कर दिए, ठीक। बट एक चीज अभी मतलब रिवाइंड करिए। हम क्या बोले थे कि जब हम लोग कुछ चीजें ड्रॉ करते हैं तब ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें ड्रॉ हो जाती, तो वो आपका गलती नहीं होता है। जैसे देखिए यहां पर जब आप ए का पूरा पार्ट जब आप बी के अंदर लाएंगे तब देखिए कि बी का भी थोड़ा सा पार्ट ए हो जाएगा, और ये तो होगा ही, इसे आप रोक नहीं सकते। ए का थोड़ा सा पार्ट भी बी के अंदर गया है, क्योंकि ए का जब पूरा पार्ट ही बी के अंदर है तो ए का थोड़ा सा पार्ट भी बी के अंदर है। दैट मीन्स जब आप ऑल ए इज बी ड्रॉ करते हो तब सम ए इज बी भी जस्टिफाइड होता है, सही है। ए का थोड़ा सा पार्ट बी है, हम बोलेंगे कि हाँ है। अगर हमसे पूछा जाएगा कि सम बी इज ए, क्या बी का थोड़ा सा पार्ट है, तभी हम कहेंगे कि हाँ ये है। ये हम डेफिनेट कह सकते हैं, क्योंकि एक चीज ड्रॉ करने से बहुत सारी ऐसी चीजें होंगे जो ऑटोमेटिकली डेफिनेट हो जाएगा। वो मेरा गलती नहीं है, क्योंकि हम अभी डायग्राम पर बस उतना ही ड्रॉ किया जितना हमें बोला गया है। देखिए यहां पर भी अगर हमें पूछा जाएगा कि बी का ये जो पार्ट है क्या ये ए है, इसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे। बी का जो बाकी का पार्ट है वो ए होगा कि नहीं, उसके बारे में हम डेफिनेट कमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बी का जो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसके बारे में हमारे पास कोई डेफिनेट आंसर नहीं है, इसे हम डेफिनेट आंसर नहीं दे पाएंगे। बट हाँ, पूरा ए के बारे में हम जरूर ये कह पाएंगे कि हाँ पूरा ए अगर बी के अंदर है तो ए का थोड़ा सा पार्ट भी बी के अंदर होगा, बी का भी थोड़ा सा पार्ट ए के अंदर होगा, बट बी का पूरा पार्ट ए के अंदर होगा कि नहीं उसके बारे में हम डेफिनेट कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इस पार्ट के बारे में मेरे पास कोई डेफिनेट जवाब नहीं है। तो जितना इंफॉर्मेशन हमें स्टेटमेंट प्रोवाइड करेंगे हम बस उतना ही कह सकते, उससे ज्यादा भी नहीं कह सकते, उससे कम भी नहीं कह सकते। बट यहां पर भी एक चीज नोटिस करिए, ऑल ए इज बी, यहां पर क्या डिफाइन हो रहा है, रिलेशंस। ए का कितना पार्ट बी होगा, कितना रिलेशन है ए और बी के बीच ना, ए का पूरा पार्ट ही बी होगा। दैट मीन्स यहां पर भी ये जो है ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और अगर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है दैट मीन्स ये भी डिफाइन क्या कर रहे हैं, रिलेशन। ए का कितना पार्ट बी होगा, एक बोल रहे कि थोड़ा सा होगा, एक बोल रहे पूरा होगा। रिलेशंस कितना ये डिफाइन होता है, ये दोनों में एक्चुअली ये दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, दैट्स वाई रिलेशन डिफाइन होती है। क्लियर टू एवरीवन? बट आगे देखिए, सम या नॉट बी नेगेटिव स्टेटमेंट है, नो ए इज बी नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट, दैट्स वाई रिलेशन डिफाइन हुआ। बट ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसलिए डिफाइन क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन। हम तो पहले बता दिए रेस्ट्रिक्शन, अब चेक कर लो। सम ए आर नॉट बी, स्टेटमेंट को समझो पहले। सम ए आर नॉट बी, आपको बोला जा रहा है कि ए का थोड़ा सा पार्ट, सम ए का थोड़ा सा पार्ट
आर नॉट बी, बी नहीं होगा, ए का थोड़ा सा पार्ट बी नहीं होगा। ए का कितना पार्ट बी नहीं होगा, ए का कितना पार्ट बी नहीं होगा? तो मेरा जवाब है कि ए का बस थोड़ा सा पार्ट बी नहीं होगा। तो ए का थोड़ा सा पार्ट अगर बी नहीं होगा तो वो पार्ट आपको क्या करना होगा, दिखा देना होगा कि आप किस पार्ट के बारे में बात करें। तो हम भी यहां पर क्या करेंगे, ए को पहले ड्रॉ करेंगे। ए का कौन सा पार्ट बी नहीं होगा, हम यहां पर एक पॉइंट आउट कर दिए कि हाँ ये पार्ट, बस हम ये चीज डेफिनेट कर दिए कि ए का बस इतना सा पार्ट जो है ये बी नहीं होगा। इस स्टेटमेंट से मेरे पास बस इतना ही इंफॉर्मेशन होगा, हम बस इतना कंफर्म कह सकते कि ए का जो ये पार्ट है, थोड़ा सा जो पार्ट है ये बी नहीं होगा, ये कंफर्म है। बट ए का जो बाकी का पार्ट है, देखो इस पार्ट को छोड़कर भी तो और भी तो ए का पार्ट है, बाकी का पार्ट बी होगा कि नहीं उसके बारे में हम डेफिनेट कमेंट नहीं कर सकते। ए का जो बाकी का पार्ट है वो बी होगा कि नहीं उसके बारे में हम डेफिनेट कमेंट नहीं कर सकते। वो बी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आ रहा है बात समझ में? उसके बारे में हम डेफिनेट कमेंट नहीं कर सकते। बस हाँ इतना जरूर कह सकते कि ए का ये जो पार्ट है, कुछ भी हो जाए, ये जो पार्ट है ये बी कभी नहीं हो सकता। बाकी पार्ट को बी अगर चाहे तो टच कर ही सकते हैं, बट इस पार्ट को बी टच नहीं कर सकते। तो बताओ इस स्टेटमेंट से क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है? ए का कितना पार्ट बी के लिए रेस्ट्रिक्टेड है, रेस्ट्रिक्शन। और ये रेस्ट्रिक्शंस इंफॉर्मेशन, रेस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये है ही नेगेटिव स्टेटमेंट। नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं होगा, मतलब ए का पूरा पार्ट बी नहीं होगा। तो यहां पर ए का पूरा पार्ट ही बी के लिए रेस्ट्रिक्टेड है। ए कोई भी ए बी नहीं होगा, मतलब ए का पूरा पार्ट बी नहीं होगा, दैट मीन्स टोटली रेस्ट्रिक्टेड। देखिए यहां पर भी क्या डिफाइंड हो रहा है, रेस्ट्रिक्शन। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। देखिए एक सिंपल बात आपको समझाते हैं। सिलोगिज्म अगर आपको समझना है, सिर्फ सिलोगिज्म में नहीं, अगर आपको नॉर्मल लाइफ में भी चलना है तो सिर्फ आपको ध्यान देना होता है रेस्ट्रिक्शन। अगर आप रेस्ट्रिक्शंस को अगर आप सही से मान के अगर आप चलेंगे, क्या आप नहीं कर सकते, क्या आप कर सकते हो, ये चीजें अगर आप समझ के चलोगे ना तो ना ही आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगा, ना ही आपको सिलोगिज्म में कोई प्रॉब्लम होगा। रेस्ट्रिक्शन को समझना है। और रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? रेस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है कि किसी भी चीज के ऊपर ना बोलना। बेटा तुम ये नहीं कर सकते, बेटी तुम वो नहीं कर सकती, यही तो होता है रेस्ट्रिक्शन। और यही चीज हम लोग क्या करते हैं, समझते नहीं, या तो समझना नहीं चाहते हैं। अगर आप दो ऑब्जेक्ट के बीच कितना रेस्ट्रिक्शन है और उस रेस्ट्रिक्शंस की वजह से क्या आप बना सकते हो, क्या नहीं बना सकते, मतलब जो आपको रेस्ट्रिक्शन दिया जा रहा है उस रेस्ट्रिक्शंस को अगर आप अच्छे से समझ जाते हो और अगर आप ये समझ जाते हो कि अगर मुझे ये रेस्ट्रिक्शन दिया गया है तो हम ये कर सकते या नहीं कर सकते, अगर इसका समझ आपको आ गया तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहां पर भी ऐसा ही है। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच कितना रेस्ट्रिक्शन है और उस रेस्ट्रिक्शंस की वजह से क्या आप बना सकते हो, क्या नहीं बना सकते, दैट मीन्स पॉसिबल, क्या आप बना सकते हो, क्या नहीं बना सकते, अगर आप ये समझ गए तो पूरे सिलोगिज्म में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। डेफिनेट चीजें कभी आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। प्रॉब्लम हम लोग को जो क्रिएट होता है वो सिर्फ इस जगह पर क्रिएट होता है, पॉसिबल डायग्राम में जाकर। हम लोग ये समझ नहीं पाते कि यहां पर हम ये बना सकते हैं या नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीजन ही होता है, क्योंकि हम लोग रेस्ट्रिक्शन को समझ नहीं पाते। अगर हम लोग रेस्ट्रिक्शन को समझ जाते तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगा, जबकि है ही दो टाइप के रेस्ट्रिक्शन। अगर आप नॉर्मल लाइफ में भी देखोगे तो भी दो टाइप के रेस्ट्रिक्शन दिया जाता है, और यहां पर भी दो टाइप के रेस्ट्रिक्शन है। एक रेस्ट्रिक्शन ये है कि ए का थोड़ा सा पार्ट बी के लिए रेस्ट्रिक्टेड है, और एक में दिया है कि ए का पूरा पार्ट ही बी के लिए रेस्ट्रिक्टेड है। एक छोटा सा कहानी बताते, कहानी मतलब ऐसे नॉर्मली एक एग्जाम्पल देते। जैसे मान लो दो दोस्त, राहुल और रोहित, दो दोस्त हैं, दोनों के बीच बहुत अच्छा दोस्ती है।
अब अगर अच्छे दोस्त है तो एक दूसरे के घर भी जाते होंगे दोनों, बिल्कुल जाते हैं। हम लोग के मम्मी पापा को भी पता होता है, अगर मेरे दोस्त के बारे में क्या मुझे मेरे मम्मी पापा को पता नहीं होगा? बिल्कुल होगा कि राकेश के ये दोस्त है, वो दोस्त है। तो एक दूसरे के घर भी जाते, एक दूसरे के घर के मम्मी पापा भी जानते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं कि दोनों के बीच दोस्ती है, दोनों एक दूसरे के घर जाते, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये था कि राहुल जो था, राहुल क्या किए, रोहित के घर एक दिन जाके कुछ मान लो एक सामान चोरी कर लिया, कोई भी एक सामान मान लो चोरी कर लिया, और ये चीज़ रोहित के मम्मी पापा ने देखी। एक बात समझिए, दो दोस्त हैं, अगर दो दोस्त में से कोई भी अगर एक दोस्त अगर कुछ भी प्रॉब्लम करते हैं तो रेस्ट्रिक्शंस आते हैं दूसरों के ऊपर। यहां पर कांड कर रहे हैं राहुल, रेस्ट्रिक्शन आएगा किसके ऊपर? रोहित के ऊपर। कांड का मतलब गलत काम है, ठीक है। अब देखिए, राहुल गलत काम कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन आएगा किसके ऊपर? रोहित के ऊपर। बट यहां पर एक चीज रिलेट करने वाली बात यह है कि रोहित के ऊपर, रोहित के मम्मी पापा का रेस्ट्रिक्शंस का लेवल उतना ही होगा जितना कि राहुल के कांड का लेवल होगा। राहुल काम मतलब गलत काम का लेवल जैसा होगा, रोहित के ऊपर रेस्ट्रिक्शन भी उतना ही आएगा। अगर राहुल मान लो छोटा मोटा एक चोर है, रोहित के घर गए, एक दो सामान मान लो उठा लिया, उसके मम्मी पापा ने देख लिया, रोहित के मम्मी पापा, तो उसके दोस्त को वहां पर तो नहीं बोलेंगे। रोहित को बाद में बोल रहे कि रोहित तेरा दोस्त जो है ना वो थोड़ा सा ये चोरी वोरी कर लेता है, थोड़ा सा संभाल के रहना, उसको घर में मत लाना, एक काम करना, उसके साथ बाहर घूमना फिरना जो करना है करो, बट उसको घर में मत लाओ। राहुल जो है वो छोटा मोटा चोर निकला, छोटा मोटा चोर है अभी इसीलिए रोहित के ऊपर रेस्ट्रिक्शन जो दिया गया वो थोड़ा सा ही दिया गया। उनको उसको बस इतना कहा गया कि उसे घर में मत लाना, बाहर घूमना फिरना जो करना है कर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, अगर ये रेस्ट्रिक्शन अगर रोहित के ऊपर दिया जाएगा तो रोहित राहुल को कभी घर ला पाएगा? नहीं ला पाएगा। तो देखिए, जो रेस्ट्रिक्शन हम लोग को दिया जाता है वो तो हमें फॉलो करना ही होगा, वो रोहित को फॉलो करना होगा। वो घर में उसे नहीं ला सकते, तो देखिए घर में वो उसे नहीं ला सकते, अगर ये उसका घर है तो उसमें रेस्ट्रिक्शन है कि उसे घर में नहीं ला सकते, बट बाहर तो वो उसके साथ घूमना फिरना सब कुछ कर सकते हैं। बट यहां पर देखिए, बाहर वो घूमना फिरना जो भी है वो उसके उसके ऊपर है, वो उसके साथ घूमना फिरना चाहेगा तो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो ये जो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन वाली बात होती है ये सम नॉट वाला रेस्ट्रिक्शन होता है। जैसे देखो, ए का थोड़ा सा पार्ट बी के लिए रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब राहुल के लिए ए का रोहित का घर जाना इम्पॉसिबल है, तो राहुल को वो कभी घर नहीं ले जा सकते, मतलब बी ए का ये जो पार्ट है ये कभी टच नहीं कर सकते। आया बात समझ में? बट वो रोहित के साथ घूमना फिरना सब कुछ कर सकता है अगर वो चाहेंगे तो। ये होता है थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन, और ये थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन होता है सम नॉट वाला। ए का थोड़ा सा पार्ट बी के लिए रेस्ट्रिक्टेड है, जो रेस्ट्रिक्टेड पार्ट है उसे दूसरा जो है वो छू नहीं सकता। तो यहां तक क्लियर है? अब मान लो राहुल ने क्या किया, राहुल ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी का खून कर दिया। अब यहां पर क्या हो गया, कांड बहुत बड़ा हो गया। अब कांड अगर बहुत बड़ा हो जाएगा, अब रोहित के मम्मी पापा रोहित के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन देंगे? क्योंकि अभी वो छोटा मोटा चोर नहीं है, उसका जो लेवल हो गया वो बहुत बड़ा हो गया है, वो बहुत बड़ा कांड कर दिए हैं। अब क्या होगा, अब उसके मम्मी पापा बोल दे कि घर में लाना तो दूर की बात, उसके साथ तुम्हारा बाहर घूमना फिरना भी बंद, सब बंद। अब ये जो रेस्ट्रिक्शन होता है ये होता है टोटल रेस्ट्रिक्टेड, मतलब रोहित के साथ राहुल का पूरा खत्म रिश्ता। अब ना ही वो उसे घर में ला सकता है और ना ही उसके साथ बाहर घूम सकते हैं, सब बंद। ये होता है टोटली रेस्ट्रिक्टेड। ए का पूरा पार्ट बी के लिए रेस्ट्रिक्टेड है। आया बात समझ में? तो ये होता है नो का रेस्ट्रिक्शन, मतलब टोटल रेस्ट्रिक्टेड, और ये होता है सम नॉट का रेस्ट्रिक्शन।
अगर आप इसे समझ जाते हो तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। सम नॉट और नो का रेस्ट्रिक्शन समझ में आ गया। एक हो गया थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन, एक हो गया टोटल रेस्ट्रिक्शन। अगर आप इसे समझ जाते, बस इतना ही आपको समझना है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो नो भी बहुत इजी होता है, नो को बहुत जल्दी हम लोग समझ लेते हैं। प्रॉब्लम करते हैं सम नॉट, हम लोग थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन को ही समझ नहीं पाते। बस इसे आपको समझना है। बस सम नॉट हम थोड़ा सा यहां पर एक्सप्लेन करना चाहेंगे। सम नॉट मतलब ए का थोड़ा सा पार्ट बी के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। बात को समझिएगा, ए का थोड़ा सा पार्ट अगर बी के लिए रिस्ट्रिक्टेड है तो यहां पर आप पूरा ए को बी के अंदर नहीं ला सकते। अगर ये स्टेटमेंट पर दिया हुआ है तो ये चीज आप कभी कर ही नहीं सकते, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। बट अगर आप चाहेंगे तो ए के अंदर आप पूरा बी को ला सकते हो। बात को ठीक से समझे। यहां पर अगर ए का थोड़ा सा पार्ट बी के लिए रिस्ट्रिक्टेड है तो पूरा ए को आप बी के अंदर नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप पूरा ए को बी के अंदर लेकर आओगे तो ए का रेस्ट्रिक्टेड पार्ट जो बी के लिए रेस्ट्रिक्टेड है वो भी बी के अंदर आ जाएगा, जो आप नहीं कर सकते। तो अगर आपको बोला गया कि ए का थोड़ा सा पार्ट बी के लिए रेस्ट्रिक्टेड है तो आप कभी भी पूरा ए को बी के अंदर नहीं ला सकते। बट अगर आप चाहेंगे तो पूरा बी को ए के अंदर ला सकते हो। बस आपको यह ध्यान में रखना होगा कि बी के लिए जो रेस्ट्रिक्टेड जगह है वहां पर बी नहीं आना चाहिए, उसे बी को टच नहीं करवाना है। तो ये चीज अगर आप चाहे तो कर सकते हो। दैट्स व्हाई हम यहां पे डाउटफुल लिखे। हम चाहे तो ये चीज कर सकते हैं बट ये हम चाहेंगे तो भी नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? बस ये चीजें सीखनी है हम लोग। अगर ये चीजें क्लियर हो गया, बस इतना ही। सम नॉट का अगर रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है तो क्या हम बना सकते हैं और क्या नहीं बना सकते, बस पूरे सिलोगिज्म में बस इतना ही सीखना पड़ता है और कुछ है ही नहीं यहां पर। तो रेस्ट्रिक्शन समझ गए। रेस्ट्रिक्शन दो टाइप के होते हैं, एक थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन होता है, एक टोटल रेस्ट्रिक्शन होता है। और उस रेस्ट्रिक्शंस की वजह से हम क्या बना सकते क्या नहीं बना सकते। और अगर ये समझ गए तो आगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहां तक आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट सेक्शन पे आप जरूर बताइए कि सर ये जो सेक्शन था यहां पर हमें समझ में नहीं आया। या तो आप इंटरेक्ट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आई थिंक यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक हम लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट सेशन पे हम लोग कुछ स्पेशल स्टेटमेंट को लेकर डील करेंगे। तो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर करिए। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले सेशन में।